अरे खुश रहो बच्चे, खुश रहो। दूधो नाओ पूतो फुलो। आज हम बहुत खुश हैं, समधी जो बन गए हैं। अरे भाई प्रकाश, हमको बहुत खुशी हो रही है यार, ये सोच सोच के क्या हम रिश्तेदार बनने वाले। तुम गले लगो यार। लो तुम्बू में मीठा करो। तुम भी। अरे भाई, हमसे भी कोई कुछ पूछेगा कि नहीं? हैं? पड़ोसी हैं तो क्या हुआ, बताइएगा नहीं? ए मनीष, इतना खुशखबरी की बात है भाई, मिठाई खिलाओ। हाँ, क्यों नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं। ई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। धन्यवाद। ये हमारे पड़ोसी चुन्नी लाल जी, हम दोनों रेलवे में साथ में ही नौकरी करते हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। प्रणाम। अरे भाई, अब खड़े खड़े ही सारा सेलिब्रेशन करेंगे क्या? आइए बैठिए, नाश्ता वास्ता करते हैं। बैठे, आ जाओ भाई, आ जाओ प्रकाश। अरे छिपकली के चक्कर में तुम लोग पहाड़ खोद दोगे क्या? हमसे ज्यादा वो डर गई है बेचारी। देखो, वो जहां से आई वो चली भी गई। इतने महीनों से हम कह रहे हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता। अब गिर गई ना खाने में छिपकली, कटवा के बैठ गए सब हमारी नाक। और तुमको भी दिखता नहीं है हम अपनी नौकरी में कितना बिजी रहते हैं? तुम तो सारा दिन घर में बैठे पलंग तोड़ते रहते हो, तुम क्यों नहीं करवा लेते? अच्छा, जैसे हमारे जिम में घर का कोई काम ही नहीं रहता है ना। बात बात पे मनीष दाल ले आओ, आलू ले आओ, प्याज ले आओ। हमको नहीं पता, पेस्ट कंट्रोल करवाइए, चाहे जैसे भी हो, भी सगाई के पहले। संगीता, ये भी तो है, इसको बोलो ना। अरे हम कहां से बीच में आ गए? हाँ, कल हमारा मैच खेलने आप दोनों जाएंगे क्या? देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, हमको तो कोई कुछ कहिएगा ही नहीं। आप लोग लड़िए मत, हमारी सगाई है, हम खुद ही कर लेंगे। बस एक दिन और, उसके बाद आप हमको अपना बना के ले जाइएगा, इन सब से मुक्ति दिलाकर। अरे भैया, तनिक जल्दी हाथ चलाओ, कल सगाई है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। अरे यार जल्दी करो यार, अब सगाई हो जाएगी तब करोगे क्या? नाक कटवाओगे यार तुम लोग सच में। अरे वो मिठाई आई कि नहीं आई अभी तक? क्या हो गया है? हा? हमें लगता है कि आपके स्वास्थ्य को किसी की बुरी नजर लग गई यहाँ। अरे नजर लगे हमारे दुश्मनों को, देखिएगा देखिएगा, हम बस यूं ही ठीक हो जाएंगे। वो सुमन ने ना वो पेस्ट कंट्रोल कराया था घर पे, तो वो दवाइयों की बात से थोड़ी हाँ, सब हमारी ही गलती है। 1000 बार कहे ना आपसे कि कमरे से बाहर मत निकलिए, लेकिन आपके पैर एक जगह जमते कहाँ हैं? रजनी, मुझे लगता है कि आपको फौरन है ना अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या डॉक्टर? आपको समझ में नहीं आता क्या? यहाँ 100 काम पड़े हुए हैं, और अगर बात बात पे इनको डॉक्टर के पास लेके गए ना, तो हो चुकी शादी और हो चुकी सगाई। जाइए आप अपने घर जाइए और अपना काम करिए, हम लोग को भी हमारा काम करने दीजिए। रजनी जी, आपके लाड़ प्यार का बहुत अच्छा असर पड़ रहा है इन पे। पटना के शर्मा परिवार में एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थीं, तो दूसरी तरफ किसी के रजनी को नुकसान पहुंचाने के इरादे उफान पर थे। आखिर क्या चल रहा था इस घर में? बावजूद इसके कि सुमन का चेहरा जला हुआ था और बिगड़ चुका था, प्रकाश ने खुद सुमन से शादी का प्रस्ताव रखा था। सुमन के लिए यह सब किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। लेकिन कभी कभी कुछ सपने डर और दहशत की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिनका अंत हमारी कल्पना से भी भयानक होता है। वहां जाने कहाँ अटक गए ये लोग। 8 बज गए, आधे घंटे पहले इन लोगों को यहाँ आ जाना चाहिए था। यार प्रकाश का भी फोन ऑफ आ रहा है और बाकी लोग भी फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। मनीष, 2 घंटे से उन लोगों से बात नहीं हुई है, चलो उनके घर जाके देखते हैं। ये सही रहेगा, अगर वो लोग यहाँ आने के लिए निकल गए होंगे ना, तो हमें रास्ते में ही मिल जाएंगे। हाँ, चल। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? दीदी, वो प्रकाश गायब हो गया है।
सब लोग थाने में बैठे हुए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हमें भी वहां चलना चाहिए, जल्दी चलो। साहब, दोपहर 3 बजे उसको किसी का फोन आया था और वो घर से निकल गया। आज हमारे बेटी की सगाई है और अब तक पता नहीं वो कहाँ है। आपका बेटा प्रकाश काम क्या करता है? उसकी किराना की दुकान है महिला कॉलेज के पास। खुद की सगाई में वो गायब हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा दिल तो बहुत घबरा रहा है, आप उसे ढूंढ लीजिए। ये शादी प्रकाश की मर्जी से हो रही थी? मेरा मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश ये शादी करना ना चाहता हो और इसलिए घर छोड़कर चला गया हो? नहीं नहीं सर, प्रकाश जी ऐसा नहीं कर सकते। ये शादी प्रकाश का मर्जी से ही हो रहा था सर। हाँ सर, वो हमारा दोस्त भी था। वो खुद सुमन दीदी से शादी करना चाहता था, तभी तो ये रिश्ता हो रहा था। आपके बेटे प्रकाश की दुकान पे उसके साथ कोई और भी काम करता है? जी, मुन्ना काम करता है उनके साथ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही हमें प्रकाश के बारे में कोई खबर मिलती है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा सर, बस कर चलो। वर्मा, ऐसे कैसे कोई अचानक अपनी सगाई वाले रोज घर छोड़कर चला जाएगा और वापस ही नहीं आएगा? ये केस जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। सर, मे भी प्रकाश शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए अपनी मर्जी से वो कहीं भाग गया। अगर इनकी बात को माने तो प्रकाश की शादी खुद उसकी अपनी मर्जी से हो रही थी, तो फिर प्रकाश घर छोड़कर क्यों चला गया? एक काम करते हैं वर्मा, ये प्रकाश की दुकान पर जो मुन्ना नाम का लड़का काम करता है इससे पूछताछ करते हैं, शायद वो कुछ बता दे। साहब, प्रकाश भैया तो दुकान पर आए ही नहीं आज। उनकी सगाई है ना। बता सकते हो कहाँ गए होंगे तुम्हारे प्रकाश भैया? पता नहीं साहब, आखिरी बार प्रकाश भैया से हमारी बात कल ही हुई रही, जब वो दुकान बंद कर रहे थे तब। क्या कोई ऐसा है जिससे तुम्हारी प्रकाश भैया की बनती ना हो या किसी से कोई दुश्मनी? साहब, दुश्मनी और प्रकाश भैया की? साहब, मद चूता है उनके मुंह से, एकदम गऊ है। अब देखिए ना, बेचारे दिल के इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सुमन भाभी से भी शादी के लिए हाँ कर दी। साहब, सुमन भाभी से मिले हैं आप? अब सुमन भाभी के चेहरे पे जला हुआ दाग है। ये सब जानने के बावजूद प्रकाश भैया ने उनसे शादी के लिए हाँ कर दी। अब आप ही बताइए साहब, इतना दिलदार आप किसी को देखे हैं? ये लीजिए, यही दवाई बोले थे ना। तुरंत पानी का गिलास लेके आओ। लीजिए रजनी जी, ये दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लीजिए। अब बेटा मनीष, इनकी तबीयत खराब है, इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए अभी तुरंत। आपको समझ में नहीं आता क्या? यहाँ वैसे ही इतनी टेंशन है, सगाई के चक्कर में हमने 20,000 रुपए का कर्जा लिया है और सगाई भी नहीं हुई है, और पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। यहाँ पूरा सिस्टम गड़बड़ पड़ा है और आपको इनकी पड़ी हुई है। सर, ये रहे प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स। इनके हिसाब से सुमन जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। मतलब? सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रकाश के फोन की आखिरी लोकेशन गुलाबी घाट बाईपास रोड के आसपास ही थी और उसकी आखिरी बातचीत सुमन के साथ ही फोन पर हुई थी। कल दोपहर फोन पे प्रकाश से तुम्हारी आखिरी बार बात हुई थी, ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? वो एंगेजमेंट से पहले हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन रस्मों की वजह से नहीं मिल सकते थे, इसलिए उस दिन पार्लर जाने के बहाने हम उनसे मिलने निकले थे। हम पहले पार्लर गए, उसके बाद करीबन 4:30 बजे हम उनसे गुलाबी घाट के पास बाईपास रोड पर मिले थे। फिर कुछ टाइम साथ बिताने के बाद हम उन्हें वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गए। प्रकाश तुम्हारे साथ नहीं निकला? नहीं, वो घर वालों में से किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाता, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि आधे घंटे के गैप पे निकलते हैं। हेलो, व्हाट? ठीक है, हम आते हैं। सर, गुलाबी घाट बाईपास रोड पर कार में एक लाश मिली है। चलो।
खैर एक काम करो, प्रकाश और सुमन के घर वालों को खबर कर दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। प्रकाश की हत्या के बाद इस केस में सवालों की झड़ी लग गई। प्रकाश का खून किसने और क्यों किया था? प्रकाश की लाश जिस गाड़ी में मिली थी वो गाड़ी किसकी थी और प्रकाश वहां किससे मिलने गया था? सुमन के हिसाब से प्रकाश से उसकी मुलाकात बाईपास के पास ही गुलाबी घाट पर हुई। तो क्या प्रकाश की हत्या सुमन से मिलने के ठीक बाद हुई? दीदी, दीदी संभालो अपने आप को दीदी। सर, प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या सगाई वाली शाम 4 से 5 बजे के बीच हुई होगी। उसी वक्त सुमन भी उससे मिलने गई थी। प्रकाश की बॉडी पर जो चोट के निशान मिले हैं, जिससे ये बात तो साफ होती है कि उसकी हत्या कांच के टुकड़ों से ही हुई है। और हाँ सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात और सामने आई है। क्या? सर, उसकी बॉडी पर कई इंजरी मार्क्स मिले हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कुछ हफ्ते पुराने हैं। ये चोट किसी मारपीट या एक्सीडेंट की वजह से है। और मैं क्या उस दोपहर सुमन प्रकाश के मिलने से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी? हाँ सर, मैंने पार्लर में बात की थी। लेकिन सुमन अपने मंगेतर प्रकाश का खून क्यों करेगी? अब तक हम इस फैमिली के दायरे में ही सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये कांड कोई बाहर वाला ही कर गया हो और सुमन का नाम इस सबके पीछे एक मोरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। सर, प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड से सामने आया है कि उसकी सुमन की बहन संगीता से फोन पर काफी बातचीत हुआ करती थी, जो मामला काफी अनयूजुअल लगता है। प्लस सुमन के चेहरे पर दाग है। क्या इस दाग के बावजूद भी प्रकाश वाकई में सुमन से शादी करना चाहता था? और सर, संगीता सुमन से काफी अच्छी दिखती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों जीजा साली ही किसी रासलीला में लिप्त थे? पॉसिबल है। और इस एंगल में ट्रायंगल बनके आई सुमन, जिसकी प्रकाश के साथ शादी फिक्स हो गई थी। हो सकता है संगीता से ये बात बर्दाश्त ना हो पाई हो और उसी ने प्रकाश का खेल खत्म कर दिया हो। जी, एक दिन प्रकाश पता नहीं कुछ गुंडों से लड़ झगड़ कर घर पे आया था। हमने उससे पूछा तो बताया कि गुंडे उसका बटुआ छीन रहे थे। सर, हम तो उसको बोले भी थे कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, पर वह हमको बोला था कि काहे 2000 रुपए का चक्कर में कोर्ट कचहरी में 20,000 रुपए खर्चा करे। वर्मा, ये पॉकेट मार बहुत चालाक होते हैं। अगर पकड़े भी जाए तो मारपीट करने की गलती नहीं करते, बल्कि 9 तो 11 हो जाते हैं। फिर प्रकाश के साथ जो मारपीट हुई, जानना पड़ेगा इसके पीछे की हकीकत क्या है। सर, मुझे लगता है प्रकाश अपने घर वालों से कुछ छुपा रहा होगा। संगीता, झूठ बोलने में डर लग रहा है या सच बोलने के लिए हिम्मत जुटा रही हो? सर, हम इन सब के बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन सच तो ये है कि प्रकाश हमारी बहन से कभी शादी करना चाहता ही नहीं था। ये सब एक प्लान था उसका। असल में वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन हमने उसे मना कर दिया। उसको पता था कि हमारी एक ही कमजोरी है, जहां हमला करके वो हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता था। इसलिए उसने अपना रिश्ता सुमन के लिए भिजवाया। तुमने दीदी के लिए रिश्ता क्यों भेजा? अरे अब तो बियाह का ढोल कान में गूंज रहा है। तुमसे ज्यादा गंदा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। छी, हमारा उसके साथ कभी अफेयर नहीं था सर, ये सब उसकी प्लानिंग थी। ये झूठ है सर। संगीता ने ये बात हमें भी बताई थी, लेकिन हमें भरोसा नहीं हुआ। प्रकाश जी हमसे प्यार करते थे, ये संगीता ही उनके पीछे पड़ी थी। हो सकता है तुम्हारे बहन संगीता की बताई कहानी सच हो, और ये भी हो सकता है कि प्रकाश तुमसे नहीं संगीता को चाहता था। ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई और तुम्ही ने उसका खून कर दिया। नहीं नहीं सर, ये झूठ है। हम प्रकाश जी से बहुत प्यार करते थे, हम उनको कैसे मार सकते हैं? और प्रकाश जी भी हमसे बहुत प्यार करते थे। प्रकाश हमारी बहन सुमन को बिल्कुल भी नहीं चाहता था, यहाँ तक कि उस दिन वो हमारे मैच में भी आया था, वो भी अपनी सगाई के एक दिन पहले। और उसने दोबारा हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो फिर क्या करने का प्लान बना रही थी? तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं किया, तो फिर अकेले ही प्रकाश को ठिकाने लगाने का सोच लिया। सर, हम उसे मारकर उसकी तरह नहीं बनना चाहते थे सर। हमें तो बहुत खुशी है कि वो मर गया है, और अगर आपको यकीन नहीं है सर तो आप पूछ सकते हैं। जिस दिन वो मरा था उस दिन हम अपनी खो खो टीम के साथ ग्राउंड पर थे। संगीता ने जो प्रकाश का सच बताया था वो काफी चौंका देने वाला था। प्रकाश और संगीता के एंगल ने इस कहानी में एक ट्रायंगल को जन्म दिया था, लेकिन इस ट्रायंगल का एक एंगल प्रकाश तो मर चुका था। तो क्या प्रकाश का कातिल संगीता या सुमन में से कोई एक था? क्या सुमन को प्रकाश का संगीता को लेकर रवैया अच्छा नहीं लगा था, या फिर संगीता ने ही तंग आकर प्रकाश के साथ कुछ कर दिया था?
क्या था प्रकाश की मौत का सच? क्यों उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? सर, प्रकाश की लाश जिस यूपी रजिस्टर्ड कार में मिली थी उसके बारे में हमने यूपी आरटीओ से बातचीत की है। जल्द ही कार की सारी डिटेल्स हमारे हाथ में होंगी। इधर सुमन और संगीता दोनों की स्टेटमेंट में काफी फर्क है। ऊपर से सुमन के मंगेतर प्रकाश का खून हो जाना। दोनों बातों से लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। सर, मुझे लगता है इस हत्या के पीछे सुमन का हाथ हो सकता है, क्योंकि प्रकाश सुमन को नहीं बल्कि उसकी बहन संगीता को पसंद किया करता था। ऊपर से जिस दिन प्रकाश की हत्या हुई उस दिन उसकी आखिरी मुलाकात सुमन से हुई थी। इन सब बातों से तो प्रकाश के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े होते हैं। वर्मा, ये मुन्ना 24 घंटे प्रकाश के साथ रहा करता था। अगर इसको थाने में लाके सख्ती से पूछताछ करें तो काफी कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। तुम पुलिस वालों को प्रकाश जी के बारे में उल्टा सीधा बोल के क्यों भड़का रही हो? अरे हमने कोई उल्टा सीधा नहीं बोला। साहब वो रिश्ता पक्का होने से कुछ 6-7 दिन पहले ही प्रकाश भैया पर हमला हुआ रहा। किसने किया था हमला? कुछ औरतें आई थी साहब, मुंह पर नकाब ओढ़ी थी। प्रकाश भैया ने नहीं कहा रहा कि इस बात को राज रखें, इसीलिए हम ये बात किसी से नहीं कह रहे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश का चक्कर कहीं और चल रहा था और सुमन के साथ शादी करने के चक्कर में उसकी धुलाई हो गई? फिलहाल तो वर्मा, हमारे लिए यह पता करना जरूरी है कि वो औरतें कौन थी जिन्होंने प्रकाश पे हमला किया। फौरन अपनी एक टीम वहां भेजो जहां ये सब हुआ था। शायद किसी सीसीटीवी में ये सब कैप्चर हुआ हो और हमें उस गाड़ी का नंबर मिल जाए जिसमें वो औरतें आई थी। सर, बाहर निकलो! कहाँ छुप कर बैठे हो सब? अरे हमारा बेटा मर गया और तुम लोग अंदर छुप कर बैठे हो। निकलो बाहर! अरे अंकल जी, आइए ना अंदर। अंदर आराम से बैठ के बात करते ना। देखिए, जो हुआ है उससे हम लोगों को भी सदमा पहुंचा है। सदमा? तुम्हें क्यों सदमा पहुंचा भला? बेटा तो हमारा गया है। मम्मी जी, आप शांत हो जाइए ना। तू तो चुप ही कर। तू ही सारी मुसीबतों की जड़ है, मनहूस कहीं की। मुंह के साथ साथ किस्मत पे भी दाग है। हमारा बेटा निकल गई। ओह, आप होती कौन है हमारी बहन के बारे में ये सब कहने वाली? अपना मुंह तो बंद ही रखिए आप लोग का बेटा तो जैसे बहुत सीधा था ना, इसलिए पहले अपने गिरेबान पे झांक के देखिए। संगीता, बस। खाना खा लो सुमन। सर, उस कार का नंबर उस एरिया के ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज से मिला है जहां पर उन औरतों ने प्रकाश पर हमला किया था। गाड़ी टूरिस्ट परमिट वाली थी और उस दिन उसकी बुकिंग थी। बुकिंग डिटेल्स में जो नाम सामने आया है वो काफी शॉकिंग है सर। कैसे हुआ ये? सर, कुछ दिनों से बहुत बीमार थी माँ। प्रकाश की मौत का शादी टूटने का सदमा सह नहीं पाई। वर्मा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, प्रकाश जी की मौत का कुछ पता चला? उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। हमें पता है जिन औरतों ने प्रकाश पे अटैक किया था और वो जिस गाड़ी में आई थी, वो गाड़ी तुमने और रजनी ने ही बुक की थी। क्यों पिटवाया था प्रकाश को? बात ही है साहब कि वो रजनी जी को वो लड़का पसंद नहीं था और सुमन के लिए वो ठीक था भी नहीं साहब। तो रजनी जी ने हमसे मदद के लिए कहा और तुम निकल पड़े रजनी की मदद करने। इसका मतलब तो प्रकाश को भी तुमने ही मरवाया होगा। नहीं नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया है। रजनी जी कुछ अलग किस्म की औरत थी और हम उनकी बात इसलिए मान जाया करते थे साहब कि हमें लगता था कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती थी। अगर रजनी को प्रकाश पसंद नहीं था तो फिर वो अपनी बेटी सुमन की शादी प्रकाश से करने के लिए राजी कैसे हो गई? ये मनीष के कारण। ये मनीष ने रजनी जी के साथ मारपीट किया था साहब। सर, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी माँ से बड़ा मतलब ही ना और कोई नहीं था। सालों से सुमन दीदी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। वो सिर्फ घर संभालती थी। 10 साल की थी सर वो। किचन में काम करते करते उनका चेहरा जल गया, लेकिन हमारी माँ के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी थी बस। तो इसीलिए तूने अपनी माँ के साथ में मारपीट करके उससे जबरदस्ती अपनी बहन सुमन की शादी के लिए हाँ करवाया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर तेरी माँ और तेरी बहन सुमन दोनों ही शादी के खिलाफ थी तो तुझको इस शादी में ऐसा क्या नजर आ रहा था जो तू इस शादी को करवाने के पीछे पड़ा था? नहीं नहीं सर,
सुमन दीदी तो खुद प्रकाश से शादी करना चाहती थी। आपको यकीन नहीं होता तो आप सुमन दीदी से पूछ लीजिए। सर, हम एक भाई होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं ना उनकी खुशी के लिए। लेकिन हाँ, हमारी माँ और हमारी वो छोटी बहन संगीता, वो नहीं चाहती थी कि सुमन दीदी की शादी हो। पता क्यों? क्योंकि घर से एक नौकर कम हो जाएगा सर। हमको पता है कि वो चुन्नी है आप लोगों के कान भर रहा है, और उसके पास काम ही क्या है सर। और सर, आप एक बात बताइए, हम अपनी माँ से मारपीट क्यों करेंगे? हम तो उस दिन समझा रहे थे माँ को। सर, हम आपको कोरे कागज पे लिख के दे सकते हैं, ये सब किया धरा है ये मनीष का है। तो रजनी जी की मौत के पीछे मनीष का हाथ है साहब। अरे साहब, हम कितनी बार बोले उनसे कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाओ, इनका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराओ, पर उसके कान पे जूं तक नहीं रहेगा साहब। मनीष क्यों मारना चाहेगा अपनी माँ को? सर, रेलवे की जॉब को लेके भी मनीष और रजनी जी में झगड़ा हुआ था। बाप के देहांत के बाद वो सोचा कि रेलवे की नौकरी वो हड़प ले, पर रजनी जी ने ऐसा होने नहीं दिया साहब। अरे आपको नौकरी क्यों करनी है? कुछ सालों में आपको रिटायर कर देंगे वो लोग। हम नौकरी करेंगे तो कम से कम 30 साल तक आराम से कमाएंगे खाएंगे, है ना? कल का क्या भरोसा है? हाँ, घर तो आज चलाना है ना। अरे हम नौकरी कर रहे हैं तो ये घर चल रहा है, तुम्हारा क्या भरोसा? कल को नौकरी पे गए, मन नहीं लगा तो 2 महीने में नौकरी को लात मार के चले आओगे। अरे जवान हो, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। उम्र के साथ साथ ना सठियाती जा रही हो आप। कोई समझाओ यार इन्हें। दुनिया की पहली माँ हम देख रहे हैं जो अपने ही बेटे के पेट पे लात मारने में तुली हुई है। सर, इस बात को 1 साल हो गए हैं, और रेलवे की नौकरी तो संगीता को भी चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि उसने भी हमारी माँ को मारा है। सर, वो चुन्नी ना हमारा और आपका टाइम खराब कर रहा है। हमारी माँ की मौत का और कोई विशेष कारण नहीं है सर, वो तो पहले से ही बीमार थी, हमारा यकीन कीजिए सर। देख मनीष, तेरी माँ रजनी की मौत कैसे हुई है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमको पता चल ही जाएगा, लेकिन एक ही परिवार के आसपास महज 3 दिन में 2 मौतें, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। सर, हमको नहीं पता कि प्रकाश में आप लोगों को क्या खामियां दिखती थी, लेकिन हमारी नज़र में ना वो हमारी सुमन दीदी के लिए सबसे अच्छा लड़का था। सर, अब तो आप हमें हमारी माँ को चैन से मुखाग्नि भी नहीं देने देंगे, है ना? क्या बोला तुमने पुलिस वालों को? क्या हमारे भाई ने हमारी माँ को मारा है? अरे तुम होते कौन हमारे भाई पे इल्जाम लगाने वाले? देखो, हमारे घर के मामलों से तुम दूर ही रहो, वरना हटो पीछे। क्या तमाशा क्या लगा रखा है तुमने? पगला गई हो का? दोबारा कभी दिखी ना इनके पास तो इलाके से बाहर फेंकवा देंगे, याद रखना। सब पता है हमको तेरे बारे में। क्या पता है? क्या पता है सबके सामने? घर चलो, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, चलो। सर, रजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाया गया है जो अक्सर सांप और छिपकली में पाया जाता है। क्या? लेकिन रजनी के खाने में ऐसा जहर आया कहां से? 7 अप्रैल को हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ, करीब 9 बजे। उसके बाद ही मम्मी को उल्टियाँ शुरू हो गई। सर, मम्मी की तबीयत पहले से खराब थी। तो ये भी तो हो सकता है कि रजनी जी ने वो खाना पेस्ट कंट्रोल होने के पहले खाया हो। सर, हमारे घर में ना छिपकली घूमती रहती थी, और पेस्ट कंट्रोल होने के 1 दिन पहले 6 तारीख को प्रकाश के घर वाले आए थे। हम लोग नाश्ता कर रहे थे बैठ के, तभी टेबल में छिपकली गिर गई। हो सकता है माँ के खाने में वही छिपकली गिर गई हो और ये सब उसी के कारण हुआ हो। लेकिन वो नाश्ता तो आप लोगों ने भी किया होगा, फिर आप लोगों में से कैसे कोई बीमार नहीं पड़ा? सर, हमारे घर में नाश्ता सब अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, जिसका जब मन करता है तब करते हैं। फिर तो रजनी जी के खाने में कभी भी कोई भी कुछ मिला सकता है। अरे साहब, यही तो हम आपसे कह रहे हैं, रजनी जी को जहर दिया गया, उनका खून किया गया है, और ये काम इस मनीष ने किया है साहब। अरे इसने जहर दिया उनको। हो गया है तुम्हारा। 1 मिनट मनीष। चुनीलाल जी, बिना किसी सबूत पे हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। वैसे आप लोगों के घर में खाना बनाता कौन है? जी, खाना तो हम ही बनाते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। रजनी की मौत और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी चौंका देने वाली साबित हुई। पुलिस ये पता करने में जुट गई कि आखिर रजनी की चाय में जहर किसने मिलाया था, कौन था जो उसे इस तरह से तड़पते हुए देखना चाहता था। और दूसरी तरफ प्रकाश की मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई थी। क्या इन दोनों अपराधों के तार जुड़े हुए थे? क्या कातिल कोई एक ही था, या फिर इन दोनों हत्याओं का मकसद अलग था? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन ने अपनी माँ की हत्या की हो, लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? क्योंकि अगर रजनी शादी के खिलाफ भी थी तो ये शादी रुकने वाली तो थी नहीं। वर्मा, सुमन के पास प्रकाश को मारने का मोटिव हो सकता है,
लेकिन अपनी माँ को मारने का उसके पास मोटिव नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों हत्याओं के पीछे अलग अलग कातिल हैं? हेलो, ठीक है, सारी डिटेल्स भेज दो। सर उस कार का ओनर कोई और नहीं बल्कि प्रकाश खुद है। क्या? वो प्रकाश की खुद की गाड़ी है? लेकिन उसका तो यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर था। वर्मा, इस गाड़ी की डिटेल्स निकालो। सर सर जिस डीलर से कार खरीदी गई थी उसने बताया कि कुछ और गाड़ियां भी प्रकाश ने खरीदी थी। 3 कारें और 2 टेम्पो, सभी यूपी से रजिस्टर्ड हैं। ये प्रकाश अपनी गाड़ियां यूपी से क्यों रजिस्टर करवाता था? आखिर यूपी से उसका क्या कनेक्शन है? सर मैंने यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां शराब तस्करी में इन्वॉल्व थीं। उनमें से कुछ गाड़ियां पुलिस ने जब्त भी कर ली हैं। यानी कि प्रकाश बिहार में यूपी के रास्ते शराब की तस्करी कर रहा था। वर्मा, तलाशी लो। साहब क्या हुआ? चुपचाप खड़ा रहे। सर क्यों बे? तू तो ऐसे संत बनता है जैसे दारू नहीं गंगा जल बेचता हो। बता सच क्या है? साहब ये सब तो प्रकाश भैया का धंधा था, हम इन सब में शामिल नहीं है साहब। हम तो इसीलिए चुप रहे ताकि हमारी नौकरी बची रहे। साहब हमने कुछ नहीं किया, साहब हमने कुछ नहीं किया। सर ये देखिए, इसमें प्रकाश के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और पैसों के लेन देन का लेखा जोखा भी। और हाँ सर, उसने मनीष को भी कर्जा दिया था, वो भी पूरे 2 लाख का। अब मनीष के पास इन दोनों के मर्डर करने का मोटिव है। उसी ने रजनी और प्रकाश का मर्डर किया होगा। इस मनीष को थाने लेकर आते हैं, सच वही बताएगा। आओ। तेरे फोन की लोकेशन डिटेल्स हमने चेक की, जिससे साफ साफ पता चलता है कि जिस वक्त प्रकाश का कत्ल हुआ तेरा फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। पैसों के चक्कर में प्रकाश का खून, नौकरी के चक्कर में मां का। चल बता के सच क्या है, बोल। सर हमको पता चल चुका था, प्रकाश यूपी के रास्ते बिहार में दारू स्मगल करता है। शुरू में तो हमने भी उसका साथ दिया, लेकिन फिर हमें लगा नहीं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हम तो अपना धंधा करना चाहते थे, अपनी दुकान खोलना चाहते थे, जिसके लिए हमने उससे 2 लाख रुपए कर्जा लिया। सर फिर धीरे धीरे उसने हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, सुमन दीदी से शादी करने के लिए। अब आप बताइए सर, एक तो हम कर्जे में डूबे हुए थे, फिर हम उसको मना कैसे करते? वो तो हमें अपने धंधे में भी शामिल करना चाहता था। प्रकाश ये सब बहुत ऊपर लेवल का काम है यार, हम कैसे कर पाएंगे ये सब? ठीक है, मत कर। आज शाम तक हमारा 2 लाख रुपए लाके दे दे, उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे वो करो। प्रकाश भाई आपको पता है, हमने सारा पैसा तो एडवांस दे दिया दुकान के लिए, अब हम इतनी जल्दी कहाँ से ले आए, वो भी शाम तक? अरे मनीष बाबू, तो करिए ना हमारा काम। आप काहे रिश्तेदारी को खराब करने पे तुले हुए? हम किसी को गोली मारने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। देखो ये माल है, इसको हाजीपुर पहुंचा दो, इसका वहां बहुत डिमांड है, यहाँ आपके बहन का, समझे? वो हमें अपने पैर की जूती समझने लगा था, लेकिन हमने भी ठान लिया था कि एक दिन उसके सर का ताज ना छीन लेंगे। सर हम उसके कंटेनर से ना 2-4 बॉटल पार कर लेते थे और डायरेक्ट मार्केट में बेचते थे। सर हम अच्छा पैसा छाप रहे थे कि तभी उसको हमारे ऊपर शक हो गया। उस दिन वो गुलाबी घाट के बाईपास में ना वो हमें रंगे हाथों पकड़ने आया था। जब हम कार से बॉटल की कार्टन्स निकाल कर टेम्पो में डाल ही रहे थे, तभी उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी माँ को क्यों मारा तूने? सर हमने अपनी माँ को नहीं मारा है सर, हम सच कह रहे हैं सर। झूठ मत बोल, एक को मार सकता है तो दूसरे को क्यों छोड़ेगा? सर आप खुद सोचिए ना, अगर हम एक खून कबूल कर सकते हैं तो हम दूसरा खून कबूल क्यों नहीं करेंगे? ये ऐसे सच नहीं बोलेगा, दवाई करो इसकी। इस केस की कई परतें अब खुल चुकी थी और प्रकाश की मौत का राज भी सबके सामने था। प्रकाश के लालच, गैर कानूनी व्यापार और गलत सोच ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था। मनीष ने यह तो माना कि उसने ही प्रकाश को मारा था, लेकिन रजनी का कातिल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर था। क्या था रजनी की मौत का राज? कौन था वो शख्स जिसने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी थी?
और रजनी की मौत के पीछे का मोटिव क्या था। पुलिस इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि अचानक उन्हें एक अहम लीड मिली। सर मनीष को बहुत तोड़ा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि उसने अपनी मां रजनी को नहीं मारा। पूछताछ में एक नया एंगल सामने आया है। क्या? सर चुन्नी का और हमारी माँ का चक्कर चल रहा था। सर चुन्नी नहीं मारा होगा हमारी माँ को। तेरी बात पर हम भरोसा क्यों करें? सर एक मिनट। सर कल रात चुन्नी की बीवी बिंदु पर किसी ने जानलेवा हमला किया था, तो उस वक्त हॉस्पिटल में हालत काफ़ी सीरियस है। सर किसी ने पेशेंट के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। इस वक्त पेशेंट बेहोश है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को जल्दी होश आ जाए। सर वो हॉस्पिटल से कॉल आया था, बिंदु को होश आ गया है। लेट्स गो। हमको तो पहले से ही शक था कि सुमन और संगीता के बीच में कुछ गड़बड़ है। और उस दिन जब हम संगीता के घर गए, छी, बोलने में भी घिन आती है हमको। ऐसा क्या देखा आपने? वो सर सुमन और संगीता आपस में वो कर रहे थे जो अक्सर एक मर्द और औरत के बीच में होता है। तो फिर आपकी यह हालत कैसे हुई? सर वो हाँ सर, हमने ही बिंदु को पीटा था। हमने हमेशा अपने आप को अलग समझा। सब लड़के हमें बदसूरत मानते थे। अब हमारा चेहरा जल गया तो इसमें हमारी क्या गलती? सर हमें लड़कों में कोई आकर्षण नजर ही नहीं आता है, लेकिन सर हम सुमन से सच में बहुत प्यार करते हैं। सर हम उसका ध्यान रखना चाहते हैं, उसे हर खतरे से बचाना चाहते हैं, और हमारा सुमन के लिए यही प्यार हमारे रिश्ते की अलग पहचान बना। अरे सुमन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? संगीता, आज फिर मोहल्लों के लड़कों ने हमारा मजाक उड़ाया। कहते हम बदसूरत दिखते हैं। हम ये चेहरा लेके कभी किसी के सामने नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आज हम तुम्हें बताते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। बैठ। हम उससे प्यार करते हैं सर, और हमेशा करते रहेंगे। हम मानते हैं कि आपके लिए, कानून के लिए, समाज के लिए ये सब गलत होगा। हम अकेले थे, जरूरत थी हमें एक दूसरे की। हमको एहसास हो गया था जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए हम प्रकाश जी से शादी के लिए हाँ बोले थे। अपनी गलती सुधारना चाहते थे हम। सबको संगीता के साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखना था। क्या इसी वजह से तुम लोगों ने अपनी माँ को मारा? क्या तुम्हारी माँ को तुम लोगों के बारे में पता चल चुका था? नहीं सर, मम्मी को सिर्फ हमने मारा है। सुमन को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि प्रकाश से हमारी बहन सुमन की शादी हो। वो ये सब नाटक हमें पाने के लिए कर रहा था। एक नंबर का नीच आदमी था वो सब। हमें लगा कि छिपकली मिलाकर मम्मी को थोड़ा बीमार कर देंगे तो शादी टल जाएगी, तारीख आगे बढ़ जाएगी। दरअसल सर, हम प्रकाश की जान खुद लेना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि शादी की डेट आगे बढ़ जाए। सर, हम सुमन से सच में बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। हमने जो भी किया वो सिर्फ सुमन के लिए किया सर। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। ये सब सिर्फ हमने सुमन के लिए किया है। संगीता और सुमन के बीच का रिश्ता नैतिक मूल्यों की कसौटी पर कितना खरा उतरता है,
इस विषय पर हमारे विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह किसी की जान से खेलना बिल्कुल गलत है। कहने को तो आज हम एक मॉडर्न वर्ल्ड और खुले विचार रखने वाली दुनिया का हिस्सा है, लेकिन क्या किसी के रूप को देखकर उसको प्यार करना भी इसी खुली सोच का हिस्सा है? प्रकाश अपने जीवन में जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसमें एक ना एक दिन एक डेड एंड उसकी जिंदगी की मंजिल बनकर जरूर सामने आता, लेकिन किसी की जान लेने का हमें कोई हक नहीं है। मनीष ने जो किया उसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। संगीता को आईपीसी की धारा 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के तहत और मनीष को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। हाँ, क्या हुआ? साहब मेरा बेटा कहाँ खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। देखिए आप शांत रहिए, अब आइए अंदर आइए, चलो। साहब ये मेरा बेटा है, 2 घंटे से कहाँ गया है पता नहीं साहब। मैंने उसे सब यहाँ ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। मैडम प्लीज आप उसे ढूंढिए। आप टेंशन मत लीजिए, वहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? खो नहीं जाएगा, छोटा बच्चा थोड़ी, 18 साल का लड़का है। यही तो प्रॉब्लम है ना साहब, वो उम्र से बड़ा है लेकिन दिमाग से अब भी बच्चा है मेरा बेटा, वो नॉर्मल नहीं है। हमने इनके बेटे वैभव की फोटो हर पेट्रोलिंग वैन को भेज दी है, जैसे वो किसी को मिलेगा उसे हम तक ले आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, जिस तरह से आपने अपने बेटे के बारे में बताया है वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, घर के आसपास ही होगा। वैसे आपका बेटा जन्म से ही ऐसा है क्या? उस दिन तो वो बच गया, लेकिन बिजली के झटके की वजह से उसके दिमाग पे जो असर हुआ अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मेरा बेटा माँ, ये शब्द ही अपने आप में सृष्टि है। हर धर्म, हर समाज में माँ की तुलना भगवान से की गई है, जो कि पूरी तरह से जायज है, क्योंकि बच्चा जैसा भी हो लेकिन माँ उसकी परवरिश, उसके संरक्षण में कोई कमी नहीं छोड़ती। और अगर वो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो या अस्वस्थ हो तो उसका प्यार और संरक्षण और बढ़ जाता है। हमारा आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का केस एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और उसकी यही प्यार और सुरक्षा की भावना जाने अनजाने में उसके पूरे परिवार को गुनाह के दलदल तक ले आती है और उसे आभास तक नहीं होता। भाई भी ना इसको सिर्फ वैभव की पड़ी है, जब देखो जब उसके पीछे पीछे घूमती रहती। हम लोग तो मर भी जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ब्रेकफास्ट भी नहीं बना के गई है। ब्रेकफास्ट बनाओ या कॉलेज जाओ। अब तू बच्ची नहीं रही कि आई तेरी हर चीज का ध्यान रखेगी। अपना ध्यान तो खुद भी रख सकती है। ये ब्रेड तो मैं ही खाऊंगा। और ये मैंने अपने लिए बनाया, चुपचाप मुझे वापस नहीं दूंगा। दूसरी बना। आप भी तो अपना ध्यान खुद रख सकते हो ना। मुझे मेरा ब्रेड वापस करो। ये तो नहीं मिलने वाला तुझे, तू दूसरी लगा ले। ये नहीं दूंगा। ये मैंने अपने वैभव घर आया क्या? बोलना। वो तो कभी का आ गया, अपने रूम में। वैभव घर आया, तू मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैं उसके लिए कितना परेशान हो रही थी पता है? वैभव, 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 वैभव अंदर नहीं है। वैभव घर पे नहीं है। तूने नाश्ता नहीं बनाया ना, इसलिए सौम्या गुस्सा थी, तुझसे झूठ बोली। तुम उसे झूठ बोल रही है? वो गायब हुआ तो पूरा घर सर पर उठा लिया तूने। मैं गायब होती तो रत्ती भर भी चिंता नहीं थी तुझे। मुझे क्या सौम्या मेरी जाने दे उसे, तू जानती तो है। तू टेंशन मत ले, वैभव घर आ जाएगा। भाई मैं चलता हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है। क्यों भीड़ लगा रही इतने?
देखो ना साहब, जानबूझ के चलती सड़क पे गाड़ी के नीचे मरने जा रहा था। साहब ये तो वही लड़का है, कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन में इसका फोटो आया था। बहुत दुख रहा है। हाँ? कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ? कितनी बुरी तरह से मारा है मेरे बच्चे को। किसने मारा मेरे बेटे को? हाँ? बताइए ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखिए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये मूविंग ट्रैफिक में उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। कुछ नहीं होगा तुझे। ठीक से बताओ, हुआ क्या था? मैं घर से बाहर निकली थी और उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, यहाँ वहाँ हाथ लगाया, मुझे बहुत मारा उसने, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए उसने। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आप ऐसे घटिया लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हो, जिनकी वजह से हमारी बेटियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है साहब? उसे तुम जानती हो जिसने तुम्हारे साथ छेड़खानी और मारपीट की? नहीं सर। शक्ल तो देखी होगी, हुलिया तो याद होगा। जरा बताओ कौन था, कैसा दिखता था? उसका स्केच बनाने में हमारी मदद करो, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। बेटा खाना खा ले बेटा। देख वैभव, अपने आई को ऐसे सताएगा तू? क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? तुम लोगों के कारण ठीक से पढ़ भी नहीं पाती हूँ मैं। और आई, इतना ही प्यार जताना है तुझे इससे तो मुझे हॉस्टल भेज दे। यहाँ रही तो मतलब हॉस्टल के पैसे कौन देगा? तू जानती है ना, तेरे बाबा के पेंशन से और राजीव के पगार से ये घर चलता है। तो इसे कहीं भेज दे, खर्चा भी कम हो जाएगा, वरना मैं इसका ऐसा इंतजाम करूंगी कि ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सोनिया, फिर तो शुरू हो गए तुम लोग। एक मिनट की शांति नहीं इस घर में। भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज। सर, पिछले 1 महीने से कांदीवली एरिया में छेड़छाड़ मॉलिस्टेशन की 7वीं कंप्लेंट है और फिर 16 जैन को सीमा और आराधना के साथ। सर, इन 7 वारदातों में पहली बार लड़की के बताए हुलिये के मुताबिक हमें इस लड़के की इंफॉर्मेशन मिली है जो कि इन वारदातों के पीछे हो सकता है। सर, पर जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है वो भी सेम एरिया में। सर, मुझे लगता है वैभव ही सीरियल मॉलिस्टर है। सुनीता, किसी भी नतीजे पे पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वैभव जैसा मेंटली डिस्टर्ब लड़का इतनी सारी वारदातों को अंजाम नहीं दे सकता। मुझे लगता है हमें और छानबीन करनी चाहिए, तभी किसी नतीजे पे पहुंच सकता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे। अरे ये तो अपने हाथ से खाना तक नहीं खाता, अकेले रोड क्रॉस नहीं करता, ये क्या किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करेगा? सर वैभव, मुझे परेशान मत कर, मुझे बात करने दे इससे। देखिए, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन हमारे पास शिकायत आई है तो हमें इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। ये छेड़छाड़ के मामले में जो आखिरी शिकायत आई थी उसमें लड़की ने जो हुलिया बताया वो आपके बेटे से मैच करता। कौन है वो लड़की? मुझे बताइए, मैं उसे पूछती हूँ, वो क्यों झूठ बोल रही है? उस लड़की का नाम हम आपको नहीं बता सकते। आपने अभी तक बताया नहीं कि कल शाम 8 से 9 के बीच वैभव कहाँ था? कहा था मतलब? वो अकेले कहीं नहीं जाता, वो मेरे साथ घर पे ही था। लेकिन आपने तो कहा कि उस वक्त आप घर पे नहीं थी। ओह सॉरी, मैं भूल गई। वो हमेशा मेरे साथ ही घर पे रहता है, इसलिए मुझसे निकल गया। सर मैं कह रही हूँ ना, वो घर पे ही था। मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो लड़की झूठ बोल रही है। सर, आई सच बोल रही है। मैं उस दिन घर पर ही थी और वैभव पूरा दिन मेरे साथ था। मेरा भाई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो इल्जाम आप लगा रहे हैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। सुनीता, इसमें दो राय नहीं है कि वैभव का परिवार उसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सर, पर आपको भी तो डाउट था कि वैभव मॉलिस्टेशन जैसी हरकत नहीं कर सकता है। हाँ सुनीता, लेकिन वो डाउट क्लियर तो करना होगा ना। पता करो ये वैभव 8 से 9 के बीच कहाँ था
और जिस लड़की ने शिकायत की है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालो। सर। शहर में कई लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन के केस सामने आ रहे थे। ये कोई सीरियल मोलेस्टर था या फिर ये अलग अलग केसेस थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया था। इसी बीच एक लड़की ने वैभव पर शारीरिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। केस उलझता जा रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़का ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विक्टिम की कंप्लेंट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस पूरी सिचुएशन में पुलिस को वैभव के प्रति अपनी हमदर्दी और नरमी को भी काबू में रखना था, ताकि वो इस केस की तहकीकात को बिना किसी भेदभाव के अंजाम दे सके। सौम्या, सौम्या, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने पुलिस वालों के सामने अपने भाई की साइड ली। थैंक यू बेटा। मैं जानती हूँ तुम वैभव से नाराज थी, पर आई काश तू समझ पाती। मैं भला वैभव से क्यों गुस्सा होने लगी। मैं तो तुझसे नाराज हूँ क्योंकि तूने कभी पलट कर देखा ही नहीं कि तेरी एक बेटी भी है। मुझे भी मेरी माँ के प्यार और सहारे की जरूरत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनीता। सर, जिस जगह उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी उस एरिया की हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली और सर एटीएम सीसीटीवी से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। चलो देखते हैं। सर, इससे यही साबित होता है कि वैभव की बहन सौम्या ने हमसे झूठ कहा होगा। मैं उस दिन घर पर ही थी और वैभव पूरा दिन मेरे साथ था। या ये भी हो सकता है कि वैभव ने ही आराधना के साथ छेड़छाड़ की हो। हेलो, हाँ, तुमने जैसा बोला था ना मैंने वो सब कर दिया है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं ये सब हमारे ऊपर उल्टा पड़ गया तो। अरे यार, मैं पैनिक नहीं हो रही हूँ, मैं बस, हाँ ठीक है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है यार। आराधना, आई आके फिर काफी बात करती हूँ। अरे इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही है तू? आई, मैं मुंह धो रही थी, मैं अभी आ रही हूँ। सब मेरे को बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता। देखना, आज सबको मैं खुद तैयार होके दिखाऊंगा। फिर आई इतनी खुश होगी ना कि मेरे को चॉकलेट देगी। आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आई, मैंने कहा था ना, तू चिंता मत कर, एक दिन वो सब कुछ खुद समझ जाएगी। चिंता मुझे इसकी नहीं, किसी और बात की हो रही है। किस बात की चिंता है आई? यही कि कल सौम्या ने वैभव को बचाने के लिए पुलिस वालों से झूठ बोला। आई, ये तो खुशी की बात है कि सौम्या वैभव के लिए। चिंता की बात यह है कि हम में से ये बात कोई भी नहीं जानता कि उस दिन 8 बजे से 9 बजे के बीच वैभव कहाँ था। आई, तू भी ना, अरे वो कहीं भी हो, एक बात तो तय है कि वैभव किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आई, तू बिल्कुल चिंता मत कर। वैसे भी तू उसे आरजू के पास लेके जा रही है, डरने की कोई बात नहीं है। आई, मैं खुद से रेडी हो गया, चले? आई, मैं अभी ऑफिस चलता हूं, बाय। बाय।
आई चले, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। सुनीता, ये वैभव की बिल्डिंग है। इसके आसपास के एरिया में सब लोग उसे जानते जरूर होंगे। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लोगों के साथ कैसा था, कौन उसे नापसंद करता था और वो किसे नापसंद करता था। सर, इसे पहचानते हो? जी मैडम, पहचानता हूँ इसको। अब यही कुछ 3 महीना पहले यहाँ पर लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा था इसको। सर, मुझे लगता है लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश वैभव ने इस इंसिडेंट के बाद की होगी। दिमाग से बच्चा है, जो देखा होगा वो ट्राई करने की कोशिश की होगी। मुझे नहीं लगता सुनीता कि ये रीजन रहा होगा। हमें वैभव के बारे में और छानबीन करनी होगी, और उस कपल के बारे में भी जिसने वैभव के साथ यहाँ मारपीट की। वो जो लड़का लड़की आए थे उस दिन, कहाँ रहते पता है? सब लड़के का तो पता नहीं, और वो लड़की यहीं आगे 4 बिल्डिंग छोड़ के जो टावर है ना, उसी में रहती है। राणे सर, इसके साथ जाओ, लड़की को लेके आओ। ओके सर। मैडम प्लीज मुझे जाने दो। मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं इस पार्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हूँ तो उन्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन तब अगर तुम हमें सच सच बताओगी कि उस दिन इस पार्क में क्या हुआ था। सिर्फ उसी दिन नहीं मैडम, वो हमें रोज घूरता रहता था, जिसमें वैभव का हुलिया साफ साफ बताया हुआ है। और सर, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वैभव उस दिन उसी एरिया में थे जहाँ पे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। सर, उससे ये भी साबित होता है कि उसके पास एक मोटिव था कि वो लड़कियों के साथ संबंध बना सके और अपने आप को नॉर्मल फील कराए। सर, मुझे लगता है कि हमें वैभव के ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए। जाके वैभव की फैमिली से बात करते हैं। सर, हमारे पास सबूत है कि वैभव उस दिन घर पर नहीं बल्कि उस एरिया में था जहां पर उस मोलेस्टेशन की कोशिश हुई। अब तुम ये बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? बोलो। सर, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैंने ये झूठ अपने भाई को बचाने के लिए बोला, क्योंकि वो बेचारा तो समझ भी नहीं सकता कि उस पर कोई कितना घिनौना इल्जाम लगा रहा है। सर, मेरा यकीन कीजिए, वैभव ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने कुछ नहीं किया सर। मैम बेशक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है, पर मुझे आइडिया था कि वो किस दौर से गुजर रहा है। मेरा यकीन मानिए, वो किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वो इतना कैपेबल है ही नहीं। वो तो बहुत मासूम है, और शायद इसी मासूमियत में उसने उस लड़की से वो बात की होगी। सर देखिए, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बेटे के लिए आपकी जिम्मेदारी और प्यार हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आपका बेटा नॉर्मल नहीं है। हम उसे जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। आप मुझसे मेरे बेटे को पागल खाने भेजने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चिंता मत करूं मैं। सर, मैं आपसे कह रही हूँ, उसे वहाँ मत भेजिए, वहाँ उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर और पागल बना देंगे। मैं कह रही हूँ उसने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ सर। इतने सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, उसे अरेस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, और आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि आप हमारी कार्रवाई के बीच में ना आए। वैभव मानसिक रूप से बच्चा था, लेकिन शारीरिक रूप से बड़ा हो चुका था। उसे लड़का लड़की के बीच के रिश्ते को लेकर जिज्ञासा होने लगी थी, जो शायद उससे ऐसा करवा रही थी। ऊपरी तौर पर देखने से यही लग रहा था कि वैभव निर्दोष है, लेकिन कुछ बातें इस तरफ इशारा कर रही थी कि शायद ये सब वैभव नहीं किया हो। इसलिए पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा, और अदालत ने उसे इलाज के लिए मानसिक चिकित्सालय भेज दिया। अगर वैभव निर्दोष था तो फिर अनुराधा उस पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही थी? आखिर क्या कनेक्शन था वैभव का और अनुराधा का? और अगर वैभव ने लड़कियों के साथ बदसलूकी नहीं की थी तो फिर वो आखिर कौन था? इन सभी सवालों के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को फिर से उस सिरे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से केस शुरू हुआ था। मुझे नहीं लगता कि इसका रीजन वो एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकता है ये केस भी उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी हो।
सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आइडेंटिफिकेशन भी करवाना। सर अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा ना कि मेरा बेटा निर्दोष है। आप लोगों ने बेवजह उसके गलत केस बनाया और उसे पागल खाने भेज दिया। और वो आदमी खुले आम घूम रहा है जिसने ये सब किया। और हमें पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। देखिए, हमारी आपसे आपके बेटे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ थे, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। और अभी भी ये साबित नहीं हुआ है कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। हो सकता है ये 2 अलग अलग केस हो। मतलब आप लोग मेरे बेटे को अब भी नहीं छोड़ेंगे? ठीक है, मैं कोर्ट में जाऊंगी। मैं मेरे बेटे को घर वापस जरूर लाऊंगी। मैं मेरे बेटे को ऐसे परेशान करने नहीं दूंगी आप लोगों को। तुम्हारे साथ जो मोलेस्टेशन का हादसा हुआ था, जरा फिर से बताओगी, शुरू से आखिर तक? उस दिन मैं वापस घर आ रही थी। उसने मुझे पीछे से आके पकड़ लिया, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए उसने। पता नहीं मैं कैसे कैसे करके घर वापस आई। तुम अभी यकीन के साथ कह सकती हो कि वो वैभव ही था? जी सर, वो वही लड़का था। झूठ बोल रही हो तुम, और तुम्हारे इस झूठ की वजह से एक लड़की की जान चली गई। तुम्हारी बात पे भरोसा करके हमने वैभव को अरेस्ट किया और केस क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर एक लड़की के साथ जबरदस्ती हुई जिसमें उसकी जान चली गई। सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो वही लड़का था। सर, आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे दुनिया में एक ही क्रिमिनल है और दुनिया की सारी लड़कियों को छेड़ने वाला और बदतमीजी करने वाला वो एक ही लड़का है। हमें नहीं पता क्राइम किसने किया था, लेकिन हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो उसी पागल लड़के ने किया है। सर, मुझे लगता है इस केस की एक नहीं 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक ये कि आराधना हमसे झूठ बोल रही है कि वैभव ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, और दूसरी ये भी हो सकता है कि वैभव ने ही आराधना के साथ ज़बरदस्ती की हो और बाकी 6 लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने वाला कोई और हो। सुनीता, तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वैभव ही सीरियल मोलेस्टर हो, और चूंकि उसकी फैमिली उसको लेके इतनी प्रोटेक्टिव है, हो सकता है ये 7वां मोलेस्टेशन उन्होंने करवाया हो ताकि वैभव निर्दोष साबित हो जाए। वैभव, कैसा है तू? वैभव, ठीक है? वैभव, देख तेरा दादा है, सौम्या तेरा इंतजार करिए घर पे। वैभव, ठीक है? क्या हालत बना दी है मेरे बच्चे की आपने। वैभव, आइए, बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। जी, तो ठीक है ना? तो एकदम ठीक है। हाँ, कुछ नहीं सर, वैभव के आसपास पड़ोस में पूछताछ की। उसे वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसके घर पे 6 महीने पहले एक मेड काम करती थी। उसे वैभव की वजह से उसकी फैमिली के साथ उसका बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ। फिर उसने काम छोड़ दिया। ऐसा कौन सा झगड़ा हुआ था कि उसने काम छोड़ दिया? पता तो करना पड़ेगा। आप ही बताइए साहब, कौन ऐसे घटिया लोगों के घर में काम करेगा? घटिया लोग मतलब? मैं जब काम करती थी ना, तब कभी कभी मेरे मदद के लिए मेरी बेटी को भी साथ में लेकर जाती थी। पर वो येड़ा वैभव कहने को तो पागल है साहब, पर था बहुत कमीना। एक दिन मेरी बेटी पर बुरी नजर से घूर के देख रहा है साहब, मैंने खुद देखा। सरिता, ये लो। क्या है दीदी, पैसे? वो भी इतने? अभी तो मेरा पगार का टाइम भी नहीं हुआ है। ये तुम्हारी पगार नहीं है, और मैं तुम्हें और दूंगी, बस तुम मेरी एक बात मान लो। ऐसी कौन सी बात है दीदी जिसके लिए आप मुझे इतना पैसा दे रहे हो? वो तुम्हारी बेटी है ना, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी बेटी की शादी मेरे वैभव के साथ कर ली। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात करते हुए? कैसी औरत है रे तू? मैंने तो मेरी बेटी बेचने की बात करी है। बेचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शादी की बात कर रही हूँ। देखो सरिता, वरना वो भी तुम्हारी तरह लोगों के जूठे बर्तन धोएगी। देख सरिता,
तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाए और मेरे बेटे का भी भला होगा। ये पैसे रख लो तुम, मैं कह रही हूँ ना उसका बहुत भला होगा। अपनी बेटी की तरह पागल समझेगा मेरे को? हाँ? ये पैसे की गर्मी ना अपने पास रहा। मेरी बेटी को खरीदनी चली है, क्या समझते हैं खुद को? सुनीता, अब तक हम विजया को सिर्फ एक मजबूर माँ की तरह देख रहे थे, लेकिन वो मजबूरी नहीं बल्कि खुदगर्ज भी है, और इतनी खुदगर्ज कि उसे अपने बच्चे के सामने किसी और की कोई अहमियत नजर नहीं आती। सर मुझे लगता है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? पानी लेके आ, चल। मैं हूं ना वैभव, डरो मत वैभव। ठीक है, देखता हूँ। सर ये देखिए, विजय के कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं। इसमें एक नंबर मिला है जिस पे कई बार कॉल्स किए गए हैं और ये नंबर किसी आरजू के नाम से रजिस्टर किया गया है। और सर पिछले 4 महीने से आरजू के अकाउंट में विजय के अकाउंट से कई बार ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। कौन है कौन ये आरजू? सर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये एक प्रोस्टिट्यूट है। क्या? कहाँ रहती है? आरजू? जी साहब। जी सर, विजय मेरे अकाउंट में पैसे डालती थी और वो पैसे मेरी फीस थी उसके बेटे को खुश करने के लिए। साहब उसका बेटा दिमाग से तो बच्चा था लेकिन बाकी सब नॉर्मल था। दुनिया वाले क्या समझते, इसलिए वो अपने बेटे को मेरे पास लेकर आती थी। सर मैं उनके घर पर भी कई बार गई थी लेकिन तब सिर्फ विजय और वैभव ही उनके घर पर हुआ करते थे। सर आरजू से मिलने के बाद तो ये कंफर्म हो गया कि आपकी थ्योरी एकदम सही थी। वैभव ही सीरियल मॉलिस्टर है। मेंटल असलम में रहने के बाद जो बाहर मॉलिस्टेशन का केस हुआ है, मुझे लगता है कि वो वैभव को बचाने के लिए किया होगा। सुनीता, लेकिन तब भी इन पे हाथ डालने से पहले हमें कई और सबूत इकट्ठा करने होंगे। एक काम करो, फैमिली मेंबर्स की सबकी लोकेशन निकालो, देखो दोनों क्राइम सीन्स पे उनमें से कौन कौन मौजूद था। तब तक विजया से पूछताछ करते हैं, देखते हैं आप कितना सच बोलती। एक माँ के दर्द को भगवान भी नहीं समझ सकता। कलेजा फटता है जब एक माँ के सामने उसके बेटे को पागल कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई ये क्यों नहीं समझता कि वो मानसिक तौर पर ना सही लेकिन शारीरिक तौर पे वो बड़ा हो रहा है। मैं माँ हूं ना, मैं ये कैसे नहीं समझती। इसलिए मैंने सरिता से कहा कि उसकी बेटी की शादी मेरे वैभव के साथ करे। जब उसने मना कर दिया, अब मैं खुद अपने बेटे को आरजू के पास लेकर चली गई। और जब आपने देखा कि इतना सब करने के बावजूद आप उसे बचा नहीं सकती, तो आपने एक फेक क्राइम करने की कोशिश की जिसमें एक मासूम लड़की की जान चली गई। सर उस बात से, उस लड़की की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप लोग सोच रहे। मैंने जो किया था वो मैंने मान लिया। मान नहीं लिया, हमने साबित किया, और हम ये भी साबित कर देंगे कि ये सीरियल मॉलेस्टर आपका बेटा वैभव है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा बेटा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता सर। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे बेटे ने सर, वो बेचारा तो खुद का खाना मांगने तक के लिए किसी को फोर्स नहीं कर पाया। वो क्या किसी के साथ जबरदस्ती करेगा। आप लोगों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। मेरा यकीन मानिए, मेरा भाई बहुत इनोसेंट है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सर मैं मानता हूँ पार्क में जो भी हुआ वो सब सच था, पर सर मेरे भाई का दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है। उसके अंदर हर चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी रहती है, इसीलिए वो बच्चों की तरह 1000 सवाल करता है। पर सर मेरा यकीन मानिए, वो किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सर ये देखिए, विजय सौम्या संजीव के फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से मॉलिस्टेशन केस वाले दिन जिस लड़की का खून हुआ था, वो तीनों दिन क्राइम सीन एरिया से काफ़ी दूर थे। उनके एरिया में एक फंक्शन था, वो तीनों वहीं थे उस दिन। सुनीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्राइम इन्होंने खुद ना किया हो बल्कि किसी से करवाया हो। कुछ तो है जो इनसे रिलेटेड है।
ये क्या वो अभी समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसे लड़के पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था जिसकी उम्र 18 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे का था। पुलिस की तहकीकात में उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन विक्टिम की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटनाएं जारी रही, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद वैभव ने सिर्फ आराधना के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन बाकी मामलों में वो दोषी नहीं था। पुलिस को कुलकर्णी परिवार पर भी शक था कि वैभव को छुड़वाने के लिए कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं थी। शहर में डर का माहौल था, घर वाले अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, और अगर वैभव वो नहीं था जो इन सारी घटनाओं के पीछे था, तो आखिर वो कौन था? किधर भाग रहा था? हाँ, किधर? पकड़ा से। नहीं था सब, नहीं मारो मत, बता दो सब, मारो मत सब, मारो मत सब। उन सारे लड़कियों के साथ सब मैंने सब जबरदस्ती करने की कोशिश की थी साहब। मतलब पिछले 1 महीने में तूने 7 लड़कियों को छेड़ा, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। गोरेगांव गार्डन? नहीं, गोरेगांव गार्डन तो मैं कभी गया ही नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ साहब, मैं गोरेगांव गार्डन में कभी किसी को नहीं छेड़ा साहब। सुनीता, ये देख, ध्यान से देख इस फोटो को। ये वही लड़की है ना जिसके साथ तूने गोरेगांव गार्डन में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं साहब, आई शपथ बोलता हूँ साहब, नहीं सब, इसको तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं साहब, मैंने इसके साथ जबरदस्ती नहीं की साहब। सब 6 के बारे में मैंने माना ना साहब, 1 के बारे में मैं क्यों झूठ बोलूँगा साहब, मैं सही बोल रहा हूँ साहब। संजीव, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं आई, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। संजीव, मैं जानती हूँ वैभव की वजह से मैं तुझ पे और सोनिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बात है बेटा, तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई तू भी ना बेकार में परेशान हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। संजीव, आराधना का मॉलेस्टेशन इसने नहीं किया। इस टाइप के क्रिमिनल साइकोपैथ होते हैं, उन्हें सजा का डर नहीं होता, इसीलिए वैसे घिनौने काम को अंजाम देता है। इसने 6 लड़कियों को छेड़ने की बात तो कबूल कर ली, साथ में से मना करके इसको कोई फायदा नहीं था। उस दिन के आराधना के कॉल डिटेल्स और लोकेशन के रिकॉर्ड्स निकालो। आराधना का केस शायद हमें गुमराह करने के लिए बनाया गया। अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि आराधना ऐसा क्यों करना चाहती है। जिस लड़के ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है ना, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और उसे पहचानो। जी मैडम। ये है ना वो लड़का जिसने तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी? नहीं सर, ये वो नहीं है, वो तो कोई पागल सा लड़का था। जरा ध्यान से देखो इसे, शायद पहचान जाओ। मैंने कहा ना सर, ये वो नहीं है, मैंने तो इसे आज से पहले कभी देखा भी नहीं। अच्छा, कभी देखा भी नहीं, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार इससे बात करती हो। ये इसके और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। मैंने ये सब अपनी कजन सिस्टर रेणुका और संजीव के कहने पे किया था। तुमने जैसा बोला था ना, मैंने वो सब कर दिया। क्यों नहीं आतिला? रेणुका, अब कुछ बोलना है? सर, मैं और रेणुका एक दूसरे से प्यार करते हैं सर, प्यार ही नहीं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते, पर मेरे घर में मेरे पागल भाई के रहते ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी सर, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि वैभव पर इल्ज़ाम लगा के मैं उसे मेंटल असाइलम भेज दूं, क्योंकि मैं जानता था सर
कि किसी और तरीके से आई खुद से वैभव को दूर नहीं होने देती। मैं खुद भी आई से दूर नहीं होना चाहता था। आई ने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से हम सबको पाला पोसा था, पर वैभव आई की कमजोरी बन गया था। वो ये हरगिज मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी सही जगह हमारे घर में नहीं बल्कि पागल खाना है। उसकी जगह तो पता नहीं, तू बहुत सही जगह जा रहा है, और जहाँ तू जा रहा है ना वहाँ तेरा ये प्यार वार का भूत सब उतर जाएगा, और तेरे पास अपने किए पे पछतावा करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा, समझा? क्यों ना? रघु को लड़कियों के साथ शारीरिक उत्पीड़न के केस में और संजय, आराधना और रेणुका को पुलिस को गुमराह करने और एक झूठा केस बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। बेशक कमजोर और विकलांग बच्चों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन उनकी देखभाल में दूसरे बच्चों की अनदेखी की जाए ये भी सही नहीं है। और यही गलती की विजया ने। वैभव के प्रति बेहद प्यार ने उसके अपने ही बच्चों को उसका दुश्मन बना दिया। माता पिता के प्यार पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस प्यार से अलग माता पिता की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने कमजोर बच्चे के प्रति अपने सामान्य बच्चों में संवेदना पैदा करें। और ये संवेदना सिर्फ परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में जागृत करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।